नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद की यानी जीडीपी की। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान से कम रखने में कामयाब रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.71% पर रहा है, जो 6.9% के संशोधित बजट अनुमान से कम है। वहीं दूसरी ओर चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च की बात अगर की जाए तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% रहा है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान पिछले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 5.4% की वृद्धि हुई थी। देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर के लिहाज से जीडीपी के आंकड़ों के क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में आज इस पे चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आनंद सिंह बहल जी, जो पूर्व प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे आनंद सिंह जी से कि इसके क्या मायने हैं जो आंकड़े सामने आए हैं। साथ ही बात करेंगे ए.के. भट्टाचार्य जी से, जो एडिटोरियल डायरेक्टर है बिजनेस स्टैंडर्ड के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी की ग्रोथ के क्या संकेत हैं, क्या इसके अर्थ हैं। और साथ ही डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं AJNI-FM से। उनसे भी हम बात करेंगे। आप तीनों का स्वागत है सनसेट टीवी पर। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा आनंद जी आपसे। आनंद जी, जो आंकड़े आज सामने आए हैं जीडीपी के, वो क्या संकेत करते हैं? खासतौर से अगर राजकोषीय घाटे की मैं बात कहूं तो सरकार उस मोर्चे पे सफल नजर आती है, लेकिन जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसमें उतार चढ़ाव साफ देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2020-21 में जीडीपी डिक्लाइन की थी 6.6% से जी 6.6% से डिक्लाइन किया था। उस कंपैरिजन में 2021-22 के जो भी आंकड़े आए हैं जीडीपी के, वो ग्रोथ दिखा रहे हैं 8.7% की, 8.7%। ये दिस इज अ बिग इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ही अच्छी उम्मीद वाली चीज है। बट ये हमें ध्यान रखना है कि पिछले साल हमारा डिक्लाइन था जीडीपी का 6.6। तो सही पर्सपेक्टिव के लिए ये हमें जरूर ध्यान में रखना है कि पिछले साल हम डिक्लाइन किए थे 6.6, उसके कंपैरिजन में हम काफी अच्छा किया, हमने 8.7% अच्छा किया है। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा आपने बताया, जो फिस्कल डेफिसिट का, जो हमने मैनेज कर लिया है एट 6.7% ऑफ जीडीपी। ये भी देश के हिसाब से अभी इस समय जो माहौल है इन्फ्लेशन का, वो देखते हुए ये बहुत ही अच्छी ये हमारी नीति रही है, जिसके कारण हम ये कर पाए हैं जी। तो ओवरऑल आप चारों तरफ भी देखिए, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आईटी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, टूरिज्म ये सब बढ़ रहा है। तो ये सब आंकड़े संकेत करते हैं कि हम अपने प्रगति की तरफ अग्रसर हैं, कोरोना के वो प्रकोप से बाहर आ रहे हैं और आगे चल के हम और काफी अच्छा और सुदृढ़ प्रोग्रेस करेंगे। जी ए.के. भट्टाचार्य जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राजकोषीय घाटा जो जितना उसका अनुमान लगाया गया था, उसमें जाहिर तौर पे सरकार को एक सफलता मिली है। इसके क्या मायने हैं खासतौर से अगर हम देखें? देखिए, राजकोषीय घाटा का जो संकोचन हुआ है जी, ये अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक और गवर्नमेंट फाइनेंस की दृष्टिकोण से देखें, ये एक अच्छी बात है। इसको आपको और भी एक जो इसका जो संदर्भ है वो आपको मद्देनजर नहीं करना चाहिए। 2020-21 में आपका वित्तीय घाटा था 9.2% जीडीपी का जी, और एक साल में 2.5% का संकोचन किया गया है वित्तीय घाटे में। मैं ये समझता हूँ कि शायद 1991-52 के बाद ये पहला ऐसा साल है जहाँ पे वित्तीय घाटा का संकोचन इतनी ज्यादा तरह से एक साल में किया गया है। और ये इसका जो अचीवमेंट जो हम कह सकते हैं इसको, कि वित्तीय घाटा 9.2% से 6.7% में आ गया एक साल में, इसका श्रेय जाता है
रेवेन्यूज के ऊपर। जी एक्सपेंडिचर एक्चुअली बहुत ही 20 से 30 हजार करोड़ की कम हुई है रिवाइज एस्टिमेट से, पर ज्यादा से ज्यादा जो हुई है करीबन 2 लाख करोड़ और 2.5 लाख करोड़ की, जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी आपको एक इजाफा हुआ है। उसके लिए जो वित्तीय घाटा का संकोचन हुआ है, तो ये तो रही सरकारी खजाने की बात कि वित्तीय घाटा संकोचित हुआ है, ये अच्छी बात है। जो आलोचक, जो समालोचक जो हैं, वो ये भी कहेंगे कि जिस साल में शायद सरकार को और भी खर्च करना था, वहां पे सरकार ने खर्च के खाते में और भी एक बैलेंसिंग फैक्टर दिखा दिया। ये भी एक बात, विषय आलोचना की बात है, पर मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जीडीपी की जो बात जो है, आनंद जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि जीडीपी की जो ग्रोथ जो है वो 8.7% एक अच्छी ग्रोथ है। जो बात जो है कि ये जो रिकवरी जो हुई है वो हमें प्री कोविड सिचुएशन में ला चुकी है। मतलब अगर आप इंडेक्सेशन की तरफ देखें तो 2019-20 में जो हमारी जीडीपी की, रियल जीडीपी की जो स्थिति थी, उससे हम, अगर मान लीजिए 2019-20 में हमारी जीडीपी 100 में थी, इस वक्त हम 101.5 में आ गए हैं। इसका मतलब हम 2019-20 से थोड़ी सी आगे आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने रिकवरी तो हुई है, पर हमारी जो पिछले 2 सालों में जो 6.6% की कंट्रैक्शन हुआ, उससे हम बढ़कर प्री कोविड जमाने की रियल जीडीपी साइज के तरफ हम आ गए हैं और उससे थोड़ा आगे हैं। पर एक बात जो हमें जरूर इसमें एक नोट लेना चाहिए, वो है कि अगर आप नॉमिनल ग्रोथ और रियल ग्रोथ का डिफरेंस देखेंगे तो एक इन्फ्लेशन के जो डर जो है, वो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में 21-22 में भी काफी हावी हो गई थी। इसका भी हमें नजरिया दिखता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो रियल ग्रोथ है वो 8.7 है और जो नॉमिनल ग्रोथ है वो 19.5 है। इसका एक जो तात्पर्य ये है कि 21-22 से ही हमें इन्फ्लेशन का प्रकोप हमारे इकोनॉमी में आ गया है। जी, और इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखें, उसमें भी देखें, उसमें भी आपके काफी ऐसे जो निर्देशिका आती हैं, उसकी भी आलोचना हमें शायद करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर ब्रजेश जी, अगर पिछले साल के आंकड़ों से मैं अभी तुलना करूं तो उतार चढ़ाव साफ देखने को मिलता है। इन आंकड़ों के आम आदमी के लिहाज से क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं? अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या मायने हैं इसके? अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये एक सुधार का संकेत है, और जो कोविड के कारण 2021 का फिगर्स माइनस में भी देखने को मिला है, वो आपको अब प्लस में दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप रिवाइवल ट्रैक पे आ चुके हैं और आपने मोमेंटम भी जो है पकड़ लिए जी। दूसरी जो एक आम आदमी के लिए है कि कई सारी चीजें जो इधर बीच जो डेवलप हुई हैं, चाहे वो आपका कोल से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, चाहे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हो, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिसमल परफॉर्मेंस हो, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो है मोमेंटम नहीं पकड़ना, प्लस क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो है इफेक्ट देखिए। इसके अलावा आपके ऊपर एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ड्रिवन करता है। आम आदमी इन सभी चीजों को देखते हुए प्रभावित होता है, और अब जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो बाकी सेक्टरों में तो प्रभाव पॉजिटिव है, पर इन सेक्टर्स में प्रभाव थोड़ा निगेटिव देखने को मिल रहा है या रिवाइवल होना बाकी है। जैसे आप फोर्थ क्वार्टर में देखेंगे कि आपका जितना भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रहा है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या ट्रैवल इंडस्ट्री हो या ट्रेड, उस तरीके का जहां कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन हो, वहां आपका परफॉर्मेंस थोड़ा पहले की तुलना में कम रहा है। अगर आप इमेजिन करिए कि ये सारे सेक्टर्स अगर सही तरीके से परफॉर्म करने लग जाएंगे
और जिस हिसाब से फिस्कल डेफिसिट एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ डिक्लाइन हुआ है, जी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में और भी फिस्कल डेफिसिट घटने की संभावना होगी अगर ये सेक्टर रिवाइवल ट्रैक पे आ गए। तो आम आदमी के लिए जो बुनियादी चीजें होती है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। अब रोटी के लिए आपके पास राशन किस तरीके का उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कितने दर पे उपलब्ध है। तो आप फूड प्राइसेस का अगर आप इंडेक्स देखें तो वो कोई खासा नहीं बताता है कि बहुत ज्यादा जो है असर डाल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर जो हमारा चेंज अगर मेजर करते हैं तो फूड आर्टिकल्स में 0.7 से लेकर के आपका 8.9 तक का वेरिएशन दिख रहा है। लेकिन वहीं ये भी जो है समझने की जरूरत है कि 2021 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक लीन पीरियड है, वो एक्सेप्शनल ईयर है जी। उस हिसाब से आपका फूड आर्टिकल के प्राइसेस को अगर आप 19 से कंपेयर करते हैं तो कोई खासा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। हाँ, फर्क अगर आपको एक आम आदमी के लिए कुछ है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका बहुत सारा जो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट है वो देखने को कम मिलता है। और दूसरी एक और भी चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टील का कंजम्पशन अगर आप देखें तो वो मतलब देयर इज अ शार्प डिक्लाइन। 23.2 से वो आपका 0.2 पे आ गया है। और स्टील एक मेजर कंजम्पशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा कुछ आम आदमी के लिए चिंताजनक है कि जो लार्ज इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडस्ट्री है, वहां पे कैसे स्पेस जनरेट किया जा सकता है। जी, जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, लेकिन आनंद सिंह जी, मैं आपसे इन्फ्लेशन का जरूर मुद्दा समझना चाहूंगा, क्योंकि इकोनॉमी में देश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन का जो संकेत है वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस पहलू को? जी मनोज जी, एक तो पहले ये बताना चाहूंगा कि ये इन्फ्लेशन पूरे दुनिया भर में जोर पकड़े हुए है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री यूएसए हो, जर्मनी हो, यूके हो, उन सब देशों में भी बिल्कुल अप्रत्याशित लेवल पे इन्फ्लेशन है। तो इंडिया में भी बहुत होलसेल प्राइस इंडेक्स भी, दैट मींस, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों ही मुद्दे, दोनों इन्फ्लेशन रेट काफी हैं। बट ये हमें इस नजरिए से देखना होगा कि ये दुनिया भर में चल रहा है। दुनिया भर में खाद्य पदार्थ की दाम काफी बढ़ा हुआ है एंड उसके कारण हमें भी इफेक्ट हो रहा है। पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उसका असर हो रहा है। तो इन्फ्लेशन तो एक प्रॉब्लम है, बट मुझे जैसा लग रहा है अभी सरकार ने, जैसे अभी ब्रजेश जी ने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, बट भारत सरकार ने 2-3 स्कीम्स, एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, बहुत ह्यूज अमाउंट, करीब 2 लाख करोड़ के इंसेंटिव्स दे रहे हैं फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉर टेक्सटाइल्स, फॉर सोलर पैनल्स। इन सब पे काफी जोर हो रहा है एंड ग्राउंड पे भी उसका रिजल्ट देखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स मैन्युफैक्चरिंग भी काफी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा एंड ये ओवरऑल जो इन्फ्लेशन का जो माहौल है उस पे हमारा अच्छा असर रहेगा। जी, A.K. भट्टाचार्य जी, अगर बात मैं जीडीपी ग्रोथ की करूं तो 4.1% रही है, और पिछले साल की अगर आखिरी 3 महीने की बात मैं करूं तो जो भारत की अर्थव्यवस्था में 5.4% की वृद्धि देखने को मिली थी। अगर ये मार्च की तिमाही की बात की जाए तो सुस्ती क्यों देखने को मिली? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या जो कोरोना संक्रमण की जो लहर का एक संकेत माना जा रहा था वो वजह थी, या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी भी एक प्रभाव हम कह सकते हैं? क्या वजह, क्या है सुस्ती के पीछे? आपने सही कहा है, रूस यूक्रेन की यह युद्ध जो हुआ है उसका भी प्रभाव आया है जी। उसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन का जो वेव आया था उससे भी जो एक बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स इंडस्ट्री के हैं उसमें भी जो गति कम हो गई थी। अगर आप डिसएग्रीगेटेड नंबर्स देखें, वो 4.1% का
अगर डिसएग्रीगेशन करते हैं आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो ट्रेड एंड होटल सेक्टर्स में काफी जो डिसएक्सेलरेशन हुआ है, उसी के लिए 4.1% हुआ है। और एक बहुत बड़ा एक कारण ये है कि जो पिछले साल में जो चौथी तिमाही का जो ग्रोथ रेट को अब रिवाइज करके बढ़ा दिया गया है। 1.5% पहले था, अब उसको 2.5% कर दिया गया है। मेरा मानना ये है कि क्योंकि बेस 1.5 से 1.6 से 2.5 आ गया है, इसीलिए भी जो इस साल का जो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन से हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रोथ जरा 4.1% में नीचे आई है। अगर वो स्टैटिस्टिकली अगर वो ग्रोथ रेट 1.6% ही रहता, उसकी रिविजन ना होती, मेरा मानना यह है कि इस साल का जो चौथी तिमाही 21-22 का वो 4% एक ना होकर थोड़ा ज्यादा हो सकता था। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन युद्ध का, क्रूड ऑयल के दाम और जो ओमिक्रॉन का जो वेव आया था, उससे जो काफी कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री, जो सर्विसेज इंडस्ट्री में जो एक एडवर्स इम्पैक्ट आया था, उसका हमें साफ प्रतिफलन मिल रहा है कि चौथी तिमाही का ग्रोथ रेट को कम हो जाना। जी डॉक्टर ब्रजेश, अगर जो आंकड़े सामने आए हैं, जीडीपी के ताज़ा आंकड़े जो सामने आए हैं, उसकी हम बात करें, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, जिसमें जैसा मैंने कहा कि चाहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मामला हो या कोरोना संक्रमण की लहर का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में माना जा रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था पे खासा इसका असर पड़ेगा। लेकिन जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, उन सब ने माना कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर ढंग से संभाला है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये बात ठीक है कि पिछले साल की तुलना में इस साल की जो तिमाही के आंकड़े आए हैं, उसमें उतार चढ़ाव देखने को हमें मिल रहे हैं, कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात है, अब ये लड़ाई का असर सिर्फ भारत पे ही नहीं, बाकी भी दुनिया पे पड़ा है। ये लड़ाई इनिशियली वार फॉर फूड था, समझिए वो अब फूड फॉर वार हो गया है जी। ये आने वाले टाइम में या अभी के टाइम में जो पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो असर बाकी दुनिया के इकोनॉमी पे पड़ रहा है, उसकी तुलना में भारत में बहुत कम है। और उसका मूल श्रेय जो है वो भारत का यूक्रेन और रसिया के साथ जो विदेश नीति पे जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, उसका श्रेय जाता है जी। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात अभी जो निकल करके आई है इसमें कि आपने एक लंबे समय तक कोल से रिलेटेड एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की, जिसके कारण भी आपका जो है पावर सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर वो आपका अंदाज के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। एक और जो चीज आप देख सकते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके कारण आपका सप्लाई चेन सिस्टम, जिसको कहते हैं कि आप एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह किस तरीके से, किस माध्यम से और कैसे पहुंचाते हैं, वो हमारा जो है उसका कॉस्ट बढ़ गया है। उसके कारण भी प्राइसेस पे असर देखने को मिलता है। इस पूरे व्यवस्था को अगर आप देखिए तो भारत की जो आर्थिक नीति है वो आर्थिक नीति सराहनीय है और बड़ी अच्छी स्थिति में है। तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका की परिस्थिति देखिए या बांग्लादेश की परिस्थिति देखिए या पड़ोसी देश पाकिस्तान की परिस्थिति देखिए, वो और साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज की परिस्थिति देखिए, उसकी तुलना में हम लोगों की इकोनॉमी एक सुदृढ़, मजबूत और अच्छे मार्ग पे, प्रगतिशील मार्ग पे दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आनंद जी, जो कोर सेक्टर के आंकड़े हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जो आंकड़े उभर के सामने आए हैं कि अप्रैल माह में कोर सेक्टर में ग्रोथ 8.4% रही है। कोयला, बिजली की अगर मैं बात करूं, जिस तरफ रिफाइनरी उत्पाद या सीमेंट की बात की जाए, प्राकृतिक गैस की बात की जाए, तो इसके आंकड़े भी एक अलग तस्वीर पेश करते हैं।
जाहिर सी बात है, जो महंगाई दर की बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, यह बात ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला गया, लेकिन महंगाई के जो आंकड़े हैं वो भी रह रहकर दूसरा संकेत, एक सवाल खड़ा करते हैं। इस कोर सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? ये कोर सेक्टर ग्रोथ तो पूरे, एज द टर्म सेज, इट्स द कोर ऑफ द इकोनॉमी। कोल, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये इन सब के ग्रोथ पे ही पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है। पर ये हमें ये ध्यान रखना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है पूरे जीडीपी का, केवल वो 20 से 22% का ही है। इंपॉर्टेंट है, बट ये एकदम हावी पे नहीं होता है। हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट्स 54 to 55% ऑफ द जीडीपी। सो कोर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, बट उसका इंपॉर्टेंस इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल फॉर्म में है। ये जो जीडीपी के आंकड़ों पर उसका असर सर्विस सेक्टर से कम होता है। यू विल बी सरप्राइज कि सर्विस सेक्टर हमारा 54% ऑफ जीडीपी वो कंट्रीब्यूट करता है, व्हेयरएज मैन्युफैक्चरिंग हम लोग तो पिछले 15 साल से देख रहे हैं 17 से 18% जीडीपी का ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जब हम लोग उद्योग मंत्रालय में काम भी करते थे, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग हमारी उतनी नहीं ग्रो कर रही है। पर ये कोरोना में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका मिला है कि सारी दुनिया अब चाइना से हटना चाहती है। अब लोग चाह रहे हैं कि वो एपीआई, फार्मास्यूटिकल्स में, सेंसर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेक्सटाइल्स में जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है उसको स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाए और चाइना पे अपना वो डिपेंडेंस नहीं रखे। तो इस चीज को देखते हुए हमें इसकी फायदा मिलना शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर्स यहाँ बनाने आ रही है, मोबाइल फोन बनाने आ रही है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए कोरोना का सरकार ने बहुत ही अच्छी नीति अपनाई है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एंड अदर इंसेंटिव्स देके, एंड हमें पूरी उम्मीद है इनको लेकर के। और कोर सेक्टर तो हमारा ब्रॉडली ठीक ही ठाक चल रहा है, वो और ज्यादा जाहिर सी बात है सरकार ने बढ़ेगा। जी, जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी को संभालने के लिए सरकार ने तमाम तरह के कदम उठाए हैं। बात सर्विस सेक्टर की जाए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जाए, उसमें एक संतुलन हो और एक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, इसके लिए भी सरकार ने तमाम तरह की पहल की हैं। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से लोगों को प्रोत्साहित करने का भी इसमें काफ़ी जोर शोर से सरकार ने कोशिश की है। लेकिन बात पेट्रोल और डीजल पर आती है। A.K. भट्टाचार्य जी, अगर मैं बात राजकोषीय घाटे पे ही आऊँ अगर मैं, तो पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के फैसले से क्या राजकोषीय घाटे पर दबाव पड़ने की आशंका है? देखिए, ये तो साफ है कि अगर पेट्रोल डीजल में जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो घटी है उसमें केंद्रीय राजस्व में तो दबाव तो जरूर पड़ेगा जी। जो आंकड़े अभी तक आई हैं सामने कि अगर जो करीबन एक साल में पूरे 12 महीने में इसमें करीबन 1 लाख करोड़ की कमी नजर आएगी। पर सरकार ये भी बद्ध परिकर है कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। और आपको ये जानना होगा कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसे आते हैं वो फंजिबल हैं। वो अगर वो सेस के भी पैसे हों, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे आ रहे हैं, वो कम भी आए तो उसकी जो कमी जो है, मैं समझता हूँ कि दूसरे जगह से, दूसरे रेवेन्यू से उस कमी को पूरी की जा सकती है। तो जो आपका जो कहना है, जो पेट्रोल एंड डीजल के सेस घटाने से जरूर राष्ट्रीय जो खजाने में कमी आएगी, पर मुझे हमें ये भी देखना होगा कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट भी एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। और वो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए ऐसे जो खजाने में जो इम्पैक्ट होती है उसको संभालने की क्षमता सरकार के पास होनी चाहिए और है। जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही राजकोषीय घाटे को भी संभालना सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती होती है, दायित्व होता है, क्योंकि जनता की भी जो भावना है उसका भी सरकार को ख्याल रखना होता है कीमतों के हिसाब से। लेकिन राजकोषीय घाटे को भी संभालना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की इस मुद्दे पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।